नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक खौफनाक साया का आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं एक खौफनाक साया का पार्ट 3। दोस्तों, रात का वक्त है, तकरीबन 11 बज चुके हैं। एसपी शैलेंद्र कुमार कार ड्राइव कर घर की ओर जा रहे हैं। घर जिसे वो घोंसला कहा करते हैं, अकेले पंछी का घोंसला। 7 साल पुरानी बात है। परिवार समेत पहाड़ों की सैर पर निकले थे। गाड़ी का संतुलन अचानक एक टायर फटने के कारण बिगड़ा और वो खाई में जा गिरी। इस हादसे में उनकी पत्नी शालिनी, बेटा रोहन और बेटी श्रद्धा अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रह गए अकेले शैलेंद्र, जो अब नौकरी को ही जिंदगी मानकर जी रहे थे और जब ऑफ ड्यूटी होते मानो मरे हुए होते। अचानक एक औरत सामने से भागती सी आई। अगर एकदम से ब्रेक ना मारा होता तो शायद गाड़ी उसे उड़ा देती। शैलेंद्र तुरंत गाड़ी से उतरे। इससे पहले वो कुछ कहते, उनकी वर्दी देख वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। क्या हुआ? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। गुंडे? कैसे गुंडे? किस तरफ हैं वो? महिला में अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। शैलेंद्र रिवॉल्वर हाथ में लिए उस तरफ बढ़े, मगर वहाँ कुछ न था। लगता है वो लोग भाग गए। पर आप कौन हैं? इतनी रात गए मुनारिक के इलाके में अकेले क्यों घूम रही हैं? यह जगह खतरनाक हो सकती है। पहले भी कई भयानक घटनाएं घट चुकी हैं यहाँ। मैं यहाँ नहीं हूँ, झारखंड की रहने वाली हूँ, विधवा हूँ। नौकरी का झांसा देकर वो मुझे यहाँ लाए। वो मुझे बेचना चाहते थे। डरिए मत, आप मुझे उनकी सभी डिटेल्स दे दीजिए। पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। महिला वापस मुड़ी और चलने लगी। शैलेंद्र भी गाड़ी में बैठे ही थे। फिर अचानक उन्होंने महिला को आवाज़ लगाई, इतनी रात गए कहाँ जाएंगी? मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ चली जाऊंगी। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रात के वक्त अनजान शहर में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं। उसे ठिकाने पर छोड़ उससे उस व्यक्ति की डिटेल्स भी ले ली जो उसे झारखंड से नौकरी का झांसा देकर लाया था। अगले दिन जांच हेतु टीम गठित कर दी गई। इस घटना को हफ्ता गुजरा होगा। मैंने आपको बताया था एसपी साहब निहाती तनहा थे और ऑफ ड्यूटी। ऐसे होते मानो मरे हुए हों। एक शाम या ये कहें तनहा शाम, ऐसे ही सड़क किनारे गाड़ी रोककर सिगरेट सुलगाई ही थी। सामने स्टैंड पर एक अकेली महिला दिखाई पड़ी। शक्ल से कुछ कुछ वैसी ही दिखाई पड़ रही थी। पहले सोचा छोड़ो, अगर वो भी हो तो मुझे क्या, फिर न जाने क्या सोचकर उसकी तरफ बढ़ गए। मुझे लगता है मैंने आपको पहले देखा है। महिला उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे आप हफ्ते भर में भूल गए? नहीं, भूला नहीं था, बस सोचा कहीं आप इस नाचीज को न भूल गई हों। आप तो उस रात मेरे लिए भगवान का फरिश्ता बनकर आए थे। आपको कैसे भूल सकती हूँ? आज इस वक्त यहाँ कैसे? एक छोटी सी नौकरी मिल गई है, रिश्तेदार के यहाँ पनाह भी मिल गई है। बस अभी काम से वापस जा रही हूँ। लाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? अभी कोई ऑटो आ जाएगा। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? अभी खाली आवारा ही घूम रहा हूँ। ठीक है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वैसे नाम क्या बताया था आपने? नाम नहीं बताया था। फिर महिला मुस्कुराई, फिर आगे बोली, शालिनी। ये नाम जैसे दिल को चीरता हुआ गुजर गया। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी तन्हाई भरी कहानी सुनाई। अरसे बाद शैलेंद्र को जैसे सहारा मिला था, जैसे कोई राही कई कोस धूप में चलने के बाद किसी पेड़ की शीतल छाँव को पाता है। ऐसा ही था ये आराम। अब दोनों अक्सर मिलने लगे। नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और जैसे ही एक अनकहा रिश्ता दोनों के बीच में बन गया हो। शैलेंद्र अब खुश रहने लगे थे। पूरे डिपार्टमेंट में कानाफूसी चल रही थी कि साहब का चक्कर चल रहा है। आखिर कब तक ये पर्दा बीच में रहे? आखिर आज फैसला हो ही जाए। मन बनाकर आज दिल की बात कहने की ठान ही ली। शालिनी, कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? क्यों, आपको नहीं मिलना है? नहीं, मतलब तुम भी अकेली और मैं भी तन्हा। क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाए।
मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा एक बेटा भी है, वो अपनी नानी के साथ रहता है। हाँ, ये तो तुमने बताया था, मगर मगर क्या? मैं एक बार माँ से बिना पूछे शादी करके देख चुकी हूँ। अमित के मरने के बाद उसके घर वालों ने मुझे और मेरे बेटे को बेसहारा छोड़ दिया था। बिना माँ से पूछे मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। ठीक है, पूछ लो, उसमें क्या परेशानी है? मेरा गांव जिस इलाके में है उधर फ़ोन नहीं चलते और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। 7 साल के बाद शैलेंद्र ने छुट्टी ली थी। इसी बीच उन्होंने बीमारी तक के लिए भी टाइम नहीं निकाला था। दोनों गाड़ी में सवार हुए और शाम के वक्त झारखंड के लिए निकले। मैं चलाऊं गाड़ी? क्या तुम गाड़ी चलाना जानती हो? हम मेरे पिताजी ड्राइवर थे और कभी कभी अमित की गाड़ी भी चलाती थी। लेकिन अभी हमें जल्दी पहुंचना है। तुम्हारे गांव ऐसे ही 3 दिन लग जाएंगे। 2 दिन मैं तो 2 घंटे से पहले पहुंचा दूंगी। एक बार दो ना प्लीज़। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए। अब शालिनी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसकी खुशी देखकर शैलेंद्र अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि क्या होने वाला है। अचानक उन्हें पीछे की ओर झटका लगा। उनकी होंडा सिटी आज फरारी से भी तेज भाग रही थी। वो सच में फरारी की अधिकतम संभावित गति से तेज भाग रही थी। आज पहली बार उन्हें डर का एहसास हुआ था। थोड़ा धीरे चलाओ, चुपचाप बैठे रहो। उसकी आवाज़ में बेहिसाब शक्ति थी। तुम नाराज क्यों हो रही हो? शालिनी ने उनकी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और गाड़ी धड़ाधड़ आवाज करती हुई जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक आगे की ओर जोर का झटका लगा। अगर सीट बेल्ट ना लगाई होती तो सर टकराकर फूट गया होता। जंगल के बीचों बीच पुरानी सी हवेली। ये कौन सी जगह है? चुपचाप अंदर चलो। शालिनी के बदले तेवर पुलिस खोपड़ी भाप गई थी। उन्होंने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे दोबारा गाड़ी के अंदर खींचने का प्रयास किया, मगर हुआ उल्टा। शालिनी ने उन्हें उठाकर जोरदार पटकी मारी कि होश फख्ता हो गए। जब होश आया तो खुद को उल्टे लटका पाया। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? बदला बदला चाहती हूँ मैं अमर सिंह। अमर सिंह? तुम जानती हो मैं शैलेंद्र कुमार हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ और बताओ तुम कौन हो? मैं तेरी मौत हूँ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पुलिस के हाथों बच नहीं पाओगी तुम। ये धमकी उसके लिए पहली नहीं थी और इस धमकी का जवाब वो क्या देती है ये आप जानते ही हो। पूरा जंगल शैलेंद्र की चीखों से गूंज उठा था। ये चीखें रह रहकर जंगल के सन्नाटे को चीरती रहीं। ठीक वैसे ही शालिनी शैलेंद्र के शरीर को चीरती जा रही थी, फिर खून से लाल जमीन को चाटने लगी, जैसे वर्षों से इसी खून की प्यास में जी रही थी। शैलेंद्र बेहोश थे। दिन कब निकला उन्हें पता ही न चला। उसकी आंखें खटके की आवाज़ से खुली। तकरीबन 5:30 बजे। पुलिस में हवेली के चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर अभिमन्यु उसके सामने खड़े थे। उनकी जंजीरें तोड़ी गईं। तब उन्होंने पूरी आपबीती अभिमन्यु को कह सुनाई। जो वो बोल रहे थे विश्वास के लायक नहीं था, मगर कल रात जो हुआ अभिमन्यु भी कहीं न कहीं उसी के गवाह थे। दरअसल एसपी साहब की प्रेम कथा अभिमन्यु के कान भी पड़ी थी। उन्होंने एसपी साहब की जासूसी करने की कोशिश की। उनकी प्रेमिका शालिनी पर उसका शक गहराता जा रहा था और जब उन्होंने छुट्टी की दरखास्त लगाई तो उसने उनकी गाड़ी में एक ट्रैकर चुपके से चिपका दिया। कल रात वो उनकी गाड़ी का पीछा करने वाले थे, मगर उनकी गाड़ी इतनी तेज भागी कि पीछा किया ही न जा सका। पूरी तेजी दिखाते हुए भी वो अभी इस हवेली तक पहुंच पाए थे। स्थानीय पुलिस दल उनके साथ था। पुलिस को देख गांव के लोग भी उधर जमा हो गए थे। अब जो बातें एसपी शैलेंद्र से बताई उनके हिसाब से वो औरत किसी अमर सिंह का इंतजार बरसों से कर रही है। यह सुनकर गांव के बेगा बेगा एक तरह का वैद्य होते हैं। झारखंड के गांवों में जो दवा देने के साथ झाड़ फूंक, जादू टोना आदि काम करते हैं। तो बेगा ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे हवेली की कहानी सुनाई थी। मैं जानता हूँ अमर सिंह और उस औरत के बारे में। सब एकटक उसकी ओर देखने लगे तो इससे सबकी स्वीकृति मानकर उसने कहना शुरू किया, अंग्रेजों को जमाने की बात है। इस गांव के जमींदार विक्रम सिंह थे।
उनकी धर्मपत्नी शीतला देवी और एक बेटा भी था। एक बार अचानक विक्रम सिंह बीमार हो गए। बहुत दवाइयाँ दी, अंग्रेजी डॉक्टर तक बुलवाए, पर उन्हें बचाया न जा सका। उनका मरना था कि उनकी जजाद पर उनके चचेरे भाई अमर सिंह की नज़र जम गई। उनकी राह में कोई रोड़ा था तो वो था ठाकुर जी का बेटा। ठुकराइन की बात समझ गई थी, सो उसने अपने पति के सबसे खास नौकर बिरजू को जिम्मेदारी दी कि वो उनके वारिस को उसके ननिहाल सुरक्षित पहुंचाए। साथ में एक खत भी लिखकर भेजा और मदद की गुहार लगाई। इधर अमर सिंह तांत्रिक अघोर नंद के साथ मिलकर एक नई योजना बना रहा था। गांव में कई बच्चे गायब होने लगे। ऐसे वक्त में जब पिता समान जमींदार का निधन हो गया था, गांव के लोग बाबा अघोरानंद से सहायता मांगने गए। अघोर नंदन ने कहा, एक डायन का साया है तुम्हारे गांव पर। उसने पहले अपने पति की बलि दी, फिर अपने बेटे की, और अब वो काली शक्तियों को पाने के लिए तुम्हारे बच्चों को खा रही है। गांव के लोग अनपढ़ जरूर थे, मगर अपनी ठकुराइन को माँ समान मानते थे। उन्हें विश्वास न हुआ। तब अघोरानंदन बोला, हवेली के पिछले गड्ढे में देखो, उसने अपने बच्चों को वहीं गाड़ रखा है। गांव वाले सब लोग हवेली पहुँचे। ठकुराइन उनकी बातें सुन भड़क उठी। उसने बताया कि उसने अपने बेटे को ननिहाल भिजवा दिया है। बिरजू उसे छोड़कर आया है। ऐसा कहना था कि बिरजू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।